हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके पुराने पेपर्स हैं। तो ये पेपर है आपका जो 746 क्लर्क भर्ती हुई थी, उसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो यह है मॉर्निंग शिफ्ट का 31 अक्टूबर 2021। ठीक है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मैंने इवनिंग शिफ्ट वाला दिया था। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले से 20 क्वेश्चन हिंदी के लिए हुए हैं, सॉल्व किए। ठीक है, इनके साथ में आपका सॉल्यूशन भी है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें प्रश्न आए थे। जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया या सॉल्व नहीं किया है तो देख लेंगे। 8 बार 9 त्यौहार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। हालांकि अभी धीरे धीरे देखो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन केवल हिंदी और जो कुमाऊनी है ना, ये गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, कुछ इस प्रकार की जो शब्दावली है या वहाँ की जो लोकोक्तियाँ हैं वो देना शुरू किया है आयोग ने। बाकी हिंदी में पैटर्न यही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। 8 बार 9 त्यौहार, इसका अर्थ क्या होता है लोकोक्ति का। इसका होता है मौज मस्ती का जीवन। ठीक है, तो हिंदी में देखो एक होता है लोकोक्ति, एक होता है मुहावरा, है ना। तो सीधा सीधा इसमें एक अंतर होता है। लोकोक्ति का अर्थ होता है सीधा, यानी जो लिखा है वैसे ही उसका अर्थ आएगा। और जो मुहावरा होता है, मुहावरे का अर्थ होता है रूढ़, यानी विशेष अर्थों में रूढ़ हो जाएगा मुहावरा। जैसे हमने बोला 9 2 11। ठीक है, अब 9 और 2 11, ये तो संख्या है, संख्या का हमने जोड़ बताया कि 9 और 2 11 होते हैं। लेकिन इससे आपको कहीं भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि 9 2 11 का मतलब है भाग जाना। तो ये जब तक आपने इसको याद नहीं किया तब तक आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुहावरा है तो विशेष अर्थ है, इसका रूढ़ अर्थ है। ठीक है, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने, है ना, तो ये मुहावरा नहीं है। दूर के ढोल सुहावने यानी दूर की जो चीज़ें हैं, दूर से जब हम किस चीज़ को देखते हैं तो वो क्या है, अच्छी लगती है। तो इसका काफ़ी आप अर्थ लगा सकते हो, लेकिन मुहावरे का नहीं लगा सकते। ये अंतर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण बताना है। लालच ऑप्शन है इसमें, लालच है, मौनी, मर्यादा या रोग। तो विशेषण हो जाएगा मौनी। ठीक है, मौनी का मतलब क्या हो गया, जो मौन है यानी चुप है तो मौनी, है ना? तो विशेषण बना है इसमें। नेक्स्ट है कौन सा शब्द देशज है। पहला है अग्नि, फिर है लोटा, प्रार्थना और है खेत। तो अग्नि जो है वो तो है तत्सम। ठीक है, जो सीधे संस्कृत से निकले हुए होते हैं, जिनका जो उद्गम है वो संस्कृत से है, सीधे सीधे वहाँ से लिए हैं, तो वो क्या होंगे, तत्सम। तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए क्या नियम है आपका, आराम से आप देख सकते हो। जैसे इसमें आधा अक्षर आ गया अग्नि में, या तो ऊपर आपका र आ जाएगा या नीचे र आएगा, या हलंत होगा या विसर्ग होगा। तो ज़्यादातर ये पहचान होती है तत्सम। दूसरा ऑप्शन है लोटा, तो लोटा ही इसका आंसर है, देशज है लोटा। तीसरा था प्रार्थना, प्रार्थना भी आप देख रहे हो इसमें ऊपर र आ रहा है और प्र में नीचे भी आ रहा है, तो ये क्या है, तत्सम है, संस्कृत का है। और खेत, खेत क्या होगा, खेत है तद्भव। ठीक है, खेत का जो तत्सम बनता है वो होता है क्षेत्र। तो एक होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये हो जाएगा देशज लोटा। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आपको हिंदी की जितनी भी उपभाषाएं हैं उन सब के अंदर किसके अंदर कितनी बोलियां हैं वो याद होना चाहिए। तो आपका वहाँ पे निकालने के लिए आएगा कि इसमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है या पूर्वी हिंदी की नहीं है ना, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी 5 उपभाषा है उसका आपको पता है होना चाहिए। नेक्स्ट है विसर्ग का उदाहरण है सत्य, धन, जन। तो ये तो इसमें हलंत लगाए तो ये व्यंजन संधि है। यदि, धन, अपि, तो ये भी स्वर संधि में आ जाएगा। अब है मन, धन, ताप। तो मन के पीछे विसर्ग ही लगाए तो विसर्ग संधि है, मनस्ताप हो गया। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो जो ड ढ होते हैं इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, जिसमें जीभ एकदम ऊपर जाके नीचे आती है, तो ये हो जाता है उत्क्षिप्त। अगला है मैं खाना खाकर सो गया। ठीक है, खाना खाकर क्या किया, सो गया। तो सोने से पहले क्या किया, खाना खाया। तो खाना खाना इसमें क्या है, यह है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है अनायास में उपसर्ग क्या होगा। ठीक है, तो उपसर्ग को जब आप तोड़ोगे तो अगर आप अना कर दोगे गलत हो जाएगा। इसमें अन, धन, आयास है, तो अगर आपको संधि विच्छेद आता है अच्छे से तो आपका उपसर्ग वाला प्रश्न भी सही होगा, तो अन हो जाएगा इसमें। फिर मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है। तो इसमें क्या वाक्य है, यह है संज्ञा उपवाक्य की श्रेणी में आएगा। महादेव वर्मा की नीरजा किस विधा में है, तो नीरजा इनकी कविता है, यानी कि काव्य संग्रह काफ़ी बड़ा। फिर है मिश्र वाक्य,
मिश्र वाक्य की पहचान होती है जब दोनों वाक्य एक दूसरे पर मतलब क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है, तो घड़ी कैसी है, जो बैटरी से चलती है, ठीक है। और जब वाक्य संयुक्त होगा तो दो अलग अलग वाक्य उसमें होंगे, है ना। जैसे हमने कहा राम दिल्ली रहता है और मोहन कलकत्ता, तो ये क्या है, ये संयुक्त है। नेक्स्ट, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण स्पष्टीकरण के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है जो व्यक्तिगत शैली में, तो ये होता है अर्धशासकीय। दो समान स्तर के जब अधिकारी, मान लो दो एसडीएम है और आपस में पत्राचार कर रहे हैं, तो वो अर्धशासकीय पत्र भी लिखते हैं। जैसे प्रिय से भी वो शुरू कर सकते हैं, है ना, प्रिय लिखेंगे और जो भी उनके मित्र का नाम है या समकक्ष पद वाले का नाम है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। लेकिन कोई अधीनस्थ कर्मचारी लिख रहा है ना, जैसे कोई तहसीलदार है और वो डीएम को लिख रहा है, तो वो अर्धशासकीय नहीं होगा, वो प्रिय नहीं लिख सकता है ना। नेक्स्ट है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, यही इसमें सही था। क्रीड़ा का तद्भव, तो संस्कृत में क्रीड़ा शब्द का तद्भव, क्रीड़ा जो होता है, जब ड के नीचे बिंदी नहीं है तो ये संस्कृत का हो जाता है, और जब ड के नीचे बिंदी लग जाएगी तो ये तद्भव बनता है। तो इतने मामूली अंतर होता है तत्सम तद्भव में कई बार। तो इसीलिए क्या है कि अभी आपने देखा होगा जो वीडियो वीपीडीओ का रिजल्ट आया अभी 3-4 दिन पहले, उसमें कितनी मेरिट हाई गई जनरल की, तो कितना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी भी यूट्यूबर ने इतना हाई नहीं बताया होगा, है ना, लेकिन उतनी गई है। तो मेरिट देखो हमेशा ऊपर ही रहती है। जब एग्ज़ाम होता है उस समय इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। और मैं ज़्यादातर अपने जब भी मैंने कट ऑफ बताई मैंने अभी तक की ज़्यादातर पिछले एग्ज़ाम्स में, वो सबसे नज़दीक रही और मेरी सबसे हाई रहती है। और इसमें भी मैंने थोड़ा ऊपर ही बोला था 72 या ऐसे लगभग +-2 बताया था। तो उस समय भी सबने यही बोला कि आपके एग्ज़ाम में तो कम गई, है ना, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा बता दी। तो देखो बहुत सारे फैक्टर चेंज होते रहते हैं और पेपर का लेवल के ऊपर भी है। जो पिछले वीडियो का पेपर था उसमें तब तक इतना, वो एक टाइप से सरप्राइज़ था, इतना किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा आ जाएगा। लेकिन इस बार बच्चे उसी लेवल के लिए तैयार होके गए थे और सीटों की संख्या भी बहुत सीमित थी, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से सेलेक्टेड है उन्होंने भी दे दिया जिनकी अच्छी तैयारी थी, ताकि उनको कोई अच्छा डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, अच्छा लेवल मिल जाए, है ना। तो ऑलरेडी सेलेक्टेड भी इसमें बहुत सारे सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो रहती हैं। इसीलिए जो भी नॉर्मली मेरे हिसाब से आप अगर मान लो 5 यूट्यूब चैनल में कट ऑफ देखते हो तो उसमें 2-3 नंबर प्लस कर दो। अब हिंदी, अब नेक्स्ट आ गया पर्णकुटी का विलोम। पर्णकुटी बोलते हैं झोपड़ी, तो झोपड़ी का विलोम क्या होगा, महल, महल को बोलते हैं प्रासाद। नेक्स्ट हिंदी की महाप्राण ध्वनि है, तो देखो जो दूसरे स्थान पर होता है और चौथे पे होता है, यानी सम स्थान पर होगा वो महाप्राण है, और जो पहले पे है, तीसरे पे है, पांचवे पे वो क्या है, अल्प प्राण है। जैसे क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, ग अल्प प्राण है, घ महाप्राण है, फिर इस तरह ड अल्प प्राण है। नेक्स्ट मीराबाई की भाषा क्या थी, तो ये राजस्थानी थी मूल। फिर है राका का पर्यायवाची, चंद्रमा को कहते हैं राका। वर्णनातीत, वर्णन से जो परे हो, जिसके पास कुछ भी ना हो क्या कहेंगे उसको, अकिंचन। जैसे बोलते हैं किंचित मात्र भी नहीं है, अकिंचन हो जाएगा जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। तो ये थे आपके लिए 20 प्रश्न 31 अक्टूबर 2021 की परीक्षा, जो 746 कलर एग्ज़ाम के नाम से जिसको जाना जाता है। इसी तरह आप क्या है, पुराने आपको जितने भी पेपर मिलते हैं वो आपको सॉल्व करने, ठीक है। तो जिनको भविष्य में 1 साल या 2 साल के अंदर जो पेपर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ये आपके लिए स्ट्रेटजी रहेगी कि एक तो पुराने पेपर सारे सॉल्व कर लो, पिछले 4-5 साल के जितने भी आपको यूके SSC, यूके PSC वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपका बेस अच्छा हो जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलते हैं, है ना। नए क्वेश्चन काफ़ी कम बनते हैं, रिपीट क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, और रिपीट में भी अगर आपके गलत होते हैं तो आप तेज़ी से मेरिट से डाउन हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा 1 नंबर अगर आपका कम होता है, कई बार 50 स्टूडेंट आपसे आगे निकलते हैं, कई बार 80 निकल जाएंगे, कई बार 100 या 100 से ज़्यादा भी निकल सकते हैं। तो एक प्रश्न बहुत कीमती हो सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, फिर अगले वीडियो में फिर मैं इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आपके ले आऊँगा, 10 या 20 प्रश्न, जिसमें हिंदी उत्तराखंड GS में से कुछ भी हो सकता है। तो तैयारी करते रहो, जिन्होंने पहले से पेपर दे रखे हैं तो बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है ना। मेरा खुद का सिलेक्शन ही काफ़ी लेट हुआ, तो आप एक उदाहरण के तौर पे भी देख सकते हो कि यार टाइम तो लगता ही है, कई टाइप की परिस्थितियाँ हो सकती हैं। इसलिए बस ये है कि हाँ, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि एक निरंतरता होनी चाहिए,
चाहे वो कैसे भी रखो, आप पढ़ के रखो, पढ़ा के रखो, चाहे 1 घंटे निकालो, 2 घंटे निकालो, 4 घंटे निकालो, लेकिन अगर कंटिन्यूटी ब्रेक करते हो तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगली परीक्षाओं के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि फ़ेल होने के बाद भी जब पेपर नहीं भी है तभी भी आप बुक खोल के स्टडी कर रहे हो। ये सबसे बड़ा एक स्टूडेंट के लिए चैलेंज होता है। वो टाइम को कैसे निकालता है और इसी से पता चलता है अगले परीक्षाओं में कैसी सफलता उसको मिलेगी, कौन से लेवल के वो एग्ज़ाम निकाल सकता है।